Good morning, everyone. Let's start with a very interesting subject. ग्रुप टू का एक्चुअली ये एक सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट है, मतलब वी हैव डन OM एज वेल, बट ऐसे एक्चुअल वाला जो फीलिंग आएगा आपको वो अभी आना चालू होगा. दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. FM का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपका इट इज पेपर नंबर 10. पेपर नंबर जो 10 आएगा ग्रुप 2 के अंदर, पूरा नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका ऑलरेडी ग्रुप 1 के अंदर कॉस्टिंग है, और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपका जो पेपर नंबर 10 है बेसिकली उसके 2 बच्चे हो रहे. ऐसे देखा जाए तो FM पूरा 100 मार्क का होना चाहिए था, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये. पेपर 10 में एक आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, यानी कि कॉस्टिंग, उसको हम प्यार से बोलते हैं. दूसरा आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द वेटेज फॉर बोथ इज 50-50%. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इंस्टीट्यूट बोल रहा है. मैं आपको अभी बता देती हूँ. दैट्स द रीजन मैंने आपकी मॉड्यूल ही ओपन करके रखी है. ये देखो, कॉस्ट 50%, FM 50%, 5-6 मार्क ऊपर नीचे होते हैं. जरूरी नहीं 50 का 50 ही आएगा, थोड़ा बहुत मार्क्स ऊपर नीचे होंगे. कॉस्टिंग एंड FM में FM का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर पढ़ने वाइज, क्योंकि आप ग्रुप 1 में ऑलरेडी कॉस्टिंग समझ चुके क्या है. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट टू यू ऑल. ये आपने बिल्कुल भी देखा सुना नहीं है, ना 11th में था, ना 12th में था, ना फाउंडेशन में था, ना ग्रुप 1 में था. इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट. ये आगे जाके 100 मार्क में बदलता है फाइनल में आके, और उसके आगे जाके आपको ये डेली लाइफ में लगने ही वाला है. बताओ क्यों, वाई सो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? मतलब ऐसा क्या है कि एक सब्जेक्ट बनाना पड़ गया? मनी मैनेज करना. हमको हमारा मनी मैनेज करते नहीं आता. पूछ रही हूँ मैं, नहीं आता. एडवाइस लेनी पड़ती है. अच्छा, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये प्रैक्टिकली, आई एम टॉकिंग नाउ प्रैक्टिकली, एवरी एस्पेक्ट में काम आता है. बी इट एन इंडिविजुअल, बी इट एन कंपनी, अ फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रहने दो, FM वो यूज करता ही करता है जाने अनजाने में. आपके मेरे पेरेंट्स भी यूज करते हैं, बस उसको FM नाम नहीं देते, बट दे यूज इट, दे नो बेसिक्स कॉन्सेप्ट सब पता रहता है. अब ये जो FM वाला सब्जेक्ट है, देखो 2 अलग बातें होती है. एक होता है पैसा कमाना, दूसरा होता है उस पैसे को इंक्रीज करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना नहीं. पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको मल्टीप्लाई करना, उसको इंक्रीज करना, उसको ग्रो करना इज अ डिफरेंट थिंग. इसके लिए आपको शायद ज्यादा FM ना लगे, ज्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना लगे, क्योंकि जो टी सेलर्स है वो भी पैसा कमा रहे, बराबर है क्या? बड़ा पाव वाले वो भी पैसा कमा रहे. यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो पैसे को मल्टीप्लाई करना, उसको इंक्रीज करना. तुमको अगर रिच वाला रिच बनना है, देखो पैसा तुम कमा लोगे, सब कमाते हैं. वही पैसे से अगर तुमको रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए तुमको लगता है ये पैसे को इंक्रीज करना, क्योंकि सबके पास 10, 12, 15 घंटे ही रहते काम करने के लिए. फिर भी कुछ इंसान इतने रिच, कुछ इतना इंसान इतने कमाते हैं. कुछ कंपनीज, कंपनी टू कंपनी बात करेंगे, कुछ कंपनीज इतनी वेल अर्निंग है और कुछ कंपनीज नॉर्मल है. ऐसा क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि एवरी पर्सन या एवरी कंपनी इज बॉर्न रिच. कोई कंपनी चालू स्मॉल होती है, स्टार्ट स्मॉल एंड दे ग्रो एंड दे ग्रो एंड दे ग्रो. क्यों होता है ये? FM के वजह से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड देयर आर अ फ्यू कंपनीज, ऐसे भी कुछ कंपनीज है जो बहुत बड़े हुए और फिर वो एकदम से फॉल हो गए. उसका भी रीजन यही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एनी एग्जाम्पल? नोकिया एंड
सोनी, हाँ अच्छा BSNL बोल रहे हो, उसने तो मर्जर कर लिया। वीडियोकॉन पता है तुमको? पता है वो गई, उसके तो प्रोडक्ट दिखते हैं मैम मार्केट में, दिखते हैं ना। फिर वीडियो के साथ इतना गेम हुआ है, इसके साथ इतना गेम हुआ है, उसकी अपनी मतलब रॉन्ग डिसीजंस की वजह से। हम आएंगे, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी प्रैक्टिकली एज वेल। रीजन बीन, फिर तुम रट के सिर्फ ये सीखोगे कि पैसा कमाना कैसा है, हमको ये देखना है कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे करना। और इसीलिए दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पैसा बोलो तो लगे सबको इंटरेस्ट आता है, तो बाय डिफॉल्ट तुमको इंटरेस्ट रहना चाहिए चैप्टर में, क्योंकि आई गेस तुम्हारे भी इंटेंशन वही रहेंगे, हमको पैसा कमाना है, लेकिन मोर ओवर उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है। हमारे पास भी 10 आवर्स ऑफ वर्किंग है, किसी और के पास भी 10 आवर्स ऑफ वर्किंग है। ये 10 आवर्स में इफ वी आर अर्निंग मिनिमम 1 CR, लेट्स से ये भी 1 CR अर्न कर रहा है, 1 year down the line we could be on 20 CR and this could be on 3 CR. Why? Because we know how to multiply the money. हमको हमारे फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। मैं आपको शेयर ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगी इधर, हाँ, मैं आपको कोर FM सिखाऊंगी कि FM के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, पैसा कहाँ से लाना चाहिए, आपके पैसे का स्ट्रक्चर एज इन लेट्स से यू आर अ कंपनी, इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे हम सिलेबस में। अभी आप एक कंपनी है तो आपके पास कितना शेयर होना चाहिए, कितना डिबेंचर होना चाहिए, कितना लोन होना चाहिए, सो दैट आप बैलेंस में चले, आपको प्रॉफिट भी हो, ज्यादा पैसा इंटरेस्ट में भी ना जाए, पर ज्यादा शेयर होल्डिंग भी ना बढ़े। ये सारी चीजें, वर्किंग कैपिटल कितना जाना चाहिए, ये सारे आपके एक एक चैप्टर्स है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो इतना डिटेल में देखेंगे, हमको पैसा मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमको ये इंसान बनना ही नहीं है। तो फिर तुम 1 3 5 CR 10 CR, उससे ज्यादा क्या, तुम मर जाओगे, खत्म हो जाएगी ना लाइफ, एटलीस्ट रिटायर हो जाओगे। लेकिन इधर तुमको जितने दिन जीने के 4 दिन वाला एस्पेक्ट लगाने का, लेट से तुमको कमाना ही 40 तक है, 40 तक कमा के रिटायर होना है, उसमें तुम इतना अर्न कर लो, इतना अर्न कर लो, उतना अर्न करने के लिए तुमको इतना नॉलेज लगेगा, यूं ही इतना अर्न नहीं होता है। एवरी पर्सन, एवरी कंपनी इज अर्निंग सो मच हैज अप्लाइड FM in their own business, and that is why they are earning so much. I will give you both way examples eventually, not today itself, लेकिन I will give you both way examples. कुछ कंपनीज ऐसे जो इतने राइज हुए सडन करके फॉलो गए। वीडियोकॉन बैंक्रप्सी में लिस्ट हो चुका था 2018 में, क्योंकि उसने इतना बड़ा लोन ले लिया था, उसको बहुत जगह मुंह मारना था, बहुत डाइवर्सिफाई करना था। ये चक्कर में क्या हुआ, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, ये चक्कर में क्या हुआ ना, सोनी जैसे कंपनी आए, उन्होंने इतनी एक्सपर्टीज प्रोडक्ट मार्केट में इतने अच्छे से मार्केट की, इतनी अच्छी क्वालिटी दी। जब वीडियोकॉन कंपनी का ध्यान इधर भी था, उधर भी था, इधर भी था, तब सोनी जैसा कंपनी आया, उसने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे 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 मार्केट कैप्चर कर लिया। और जब तक वीडियोकॉन एक यू टर्न लेता, तब तक सोनी फैल चुका था, क्योंकि वीडियोकॉन ऐसा टीवी जिसने फर्स्ट कलर टीवी दिया है इंडिया में, मतलब बचपन से विच आई हैव सीन टीवी मतलब वीडियोकॉन। लेटर ऑन उसने बहुत अप्लायंसेस बढ़ा दिए उसके, और वो सब चक्कर में मल्टीटास्किंग नहीं हो पाई। फिर उसने लिया एक बहुत करोड़ का लोन डाइवर्सिफाई करने के चक्कर में, फिर वो लोन लेने को पैसा देना भी पड़ता है वापस, और वो नए नए अप्लायंसेस में उतना पैसा नहीं था, तो इतना करोड़ ऑफ लोन लिया, वो देते नहीं आया। उस चक्कर में उसको बैंक्रप्सी में लिस्ट करना पड़ा, NCLT में लिस्ट किया। फिर आगे की स्टोरी हम देखेंगे, मैं आपको 2-3 कंपनीज बताऊंगी। एक होती है वीडियोकॉन, दूसरी आपको मैं बताती हूँ किंगफिशर, पता है? यस, किंगफिशर के साथ क्या हुआ? हाँ, भाग गया। क्यों भागा? ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसको भागना पड़ा? क्या किंगफिशर के प्रोडक्ट्स बंद हो गए? चल रहे? तुमको पता है, यू नो, आई अंडरस्टूड। व्हाई वर यू ऑन हॉलीडे? कल परसों। अच्छा, बताओ किंगफिशर के साथ ऐसा क्या हुआ, उसको भागना पड़ा? कुछ तो हुआ होगा ना। हमने सिर्फ इतना सुना है ना, वो भाग गया, हमने आगे सुनने की कोशिश ही नहीं की वो क्यों भागा।
ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया का, क्यों हो रहा है? हमको बस इतना पता है वॉर चल रहा है। कहाँ जाना था? अच्छा, और रशिया को अच्छा नहीं लगा इसलिए वॉर हो रहा है। उसका सोवियत यूनियन का पार्ट था। हाँ, तो अभी उस पर झगड़ा हो रहा है उनका झगड़ा एक बहुत पॉलिटिकल कंडीशन पे हो रहा है। हमको बस इतना ही तो पता है ना मैम, वही प्रॉब्लम है। तुम लोग देखते हो कि मैं आपको बता रही हूँ आपका एटीट्यूड कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर, तुमको पता है ना वो भाग के गया। एनीवन यहाँ पे मेरे को बोल सकते वो क्यों भाग के गया? उस पर बहुत पैसा था, उसको पैसा देते नहीं आया तो भाग गया। ये 3 ही सेंटेंस हमको पता रहेंगे। हमने जानने की आगे कोशिश ही नहीं की ना उसके साथ क्या हुआ। अब से ऐसा नहीं करना है। अभी से आपको दूसरों के मिस्टेक से लर्न करना है कि उसने ऐसा क्या किया, क्या गलती हुई होगी उसके साथ कि उसको भाग के जाना पड़ा। तो तुमको एक नया एंगल मिलेगा ना एफएम का। क्या अभी तक तुमको एफएम कौन है पता ही नहीं था, बट आज तो पता चल रहा है। अब आज पता चल रहा है तो गोइंग फॉरवर्ड ऐसे केस स्टडीज, जहां तक कि तो मैं ही करवा दूंगी तुमको क्लास में, बट ऐसे केस स्टडीज पे ध्यान देने का। कोई कंपनी अगर डूब रही है तो क्यों डूब रही है, उसने से क्या गलत कर दिया, कुछ नहीं, तुमको एनालिसिस मिल जाएगा। 10 वीडियो में 10 अलग बातें होंगी, लेकिन एक ओवरऑल आपको एस्पेक्ट तो मिलेगा। उसमें से 20-30% तो सच होगा जो सबका कॉमन है, बराबर है। तो ऐसी चीजें देखो, पढ़ो, सुनो, रीड आर्टिकल्स। अगर कोई कंपनी जा रही है, कोई कंपनी राइज हो रही है, शेयर बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो तुमको नए नए एंगल समझेंगे एफएम के, जो तुम प्रैक्टिकली लगा सकते हैं। हमको ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं रखना है, लाइक जस्ट टू द बुक्स नहीं रखना है। आपका ये सब्जेक्ट इज वेरी मच प्रैक्टिकल। इसके अंदर काफी सम्स है, एक ही चैप्टर थ्योरी का है, बाकी इसके अंदर पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। सो यू आर गोइंग टू लाइक द सब्जेक्ट, बट हमको सिर्फ लाइक ही नहीं कर रहे हैं, हमको समझना भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे उसमें लूप होल्स है, कैसे लोग गलती करते हैं। कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलती की। वीडियोकॉन किंगफिशर बहुत बड़े एग्जाम्पल्स है उसके। किंगफिशर एक बहुत बड़ी जिद्दी की वजह से डूबा है, एक सिर्फ जिद्दी थी, उसको वो इंटरनेशनल जाने का इतना डेस्परेशन था, इतनी जिद्दी थी, इसलिए इतना बड़ा एयरवेज, अभी मैं एयरवेज की बात कर रही हूँ, कि बाकी उसके प्रोडक्ट आज भी उतने ही है जितने पहले थे, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तीसरा आपने डीएसके पुणेकर्स, डीएसके सुना है? कौन है? हम बहुत दूर है असली दुनिया से। बताऊंगी मैं सारे केस स्टडीज, अभी आपको सिर्फ लिस्ट डाउन, और ऐसे बहुत केस स्टडीज हमने करने, ये 3 4 5 नहीं करने। डी मार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सुभिक्षा के बारे, सुभिक्षा, हाँ एग्जैक्टली, वो इतनी बड़ी चीज़ थी, इतनी बड़ी चीज़ थी, एंड अब वो पता ही नहीं किसी को कौन है। डी मार्ट के बारे में वी विल टॉक। ऐसे लॉट ऑफ कंपनीज विच आई हैव इन माइंड। एक ही बारे में सबकी बात नहीं कर सकते। 1 day 1 केस स्टडी आई विल ट्राई टू कीप, या 2 days 1 केस स्टडी आई विल ट्राई टू कीप इन आवर सिलेबस, सो दैट तुमको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी मिलेगा। अच्छा, इनिशियली मैं केस स्टडी ज़्यादा रखूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव टू स्टडी एफएम। ये व्हाट से पहले वाई समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको एफएम पढ़ना क्यों है। ये देखो, इनकी इतनी सारी गलतियाँ हुई है, ये गलतियाँ तुम्हारे साथ ना हो, तुम्हारे साथ ना हो, या तुम्हारे माइंड में बैठ जाए, या तुम कहीं पे देखो, आप लोग या तो जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। बिजनेस करोगे तो एफएम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या लगता है क्लास क्यों ही चल जाती है? खर्चे नहीं होते, होते या नहीं होते? अब पार खर्चा है, मतलब ओवर एकदम लिस्ट ही नहीं कर सकते। अभी इतना खर्चा मैं बोल ही नहीं पाऊंगी, इतना खर्चा है उसका। फिलहाल में और बढ़ गया है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरल है, रोज का है, बराबर है। इसके ऊपर का जो भी इधर ऑन द फ्लोर खर्चा होता है, जो डेली बेसिस पे होता है, वो छोड़ दो। मार्केटिंग कितना हैवी एक्सपेंडिचर है। अभी तुमको और दूसरी तीसरी जगह बसेस दिखेगी, और दूसरी तीसरी जगह बस दिखेगी अपने नाम की। दैट इज अ ह्यूज कॉस्ट, मतलब लैक्स ऑफ मनी जाता है, वो 1000 में भी काम नहीं होता है, राइट। अभी ये होर्डिंग्स दिखेंगे तुमको, बड़े बड़े बोर्ड्स दिखेंगे तुमको, ये सारी जो चीज़ें जो एक्सटर्नल मार्केटिंग है उसका क्या। अब ये सारे एक्सपेंसेस जो है, सिर्फ आकाश अग्रवाल या सिर्फ श्रुति अग्रवाल इधर आ गए सिखाने के लिए तो क्लास नहीं चलेगी। अदर एस्पेक्ट भी तो होते हैं ना। प्रोडक्ट आपका कितना भी अच्छा हो, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपको उसके अंदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट समझना पड़ता है। वीडियोकॉन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है अभी भी जो है,
वीडियोकॉन की क्वालिटी को ना चैलेंज था ही नहीं। आप अपने घर वालों से पूछो, उन्होंने भी नाम से वीडियोकॉन का ही सुना था इन देयर यंगर एजेस। आई वॉज स्मॉल, मैंने भी वीडियोकॉन ही सुना था। टीवी मतलब वीडियोकॉन ऐसा ही था, जैसे अभी टूथपेस्ट मतलब कोलगेट होता है। जनरली वी प्रेफर सेइंग कोलगेट बचपन से। तो जब हमको थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि नहीं, कोलगेट कंपनी है, टूथपेस्ट इज द जनरल इंडस्ट्री, देन वी स्टार्ट सेइंग टूथपेस्ट। उससे पहले क्या होता है, कोलगेट चाहिए, कोलगेट कोलगेट, इतना वो ब्रांड फेमस हो गया था, राइट? क्योंकि टूथपेस्ट बोला तो कोलगेट। वैसे ही टेलीविजन सेट बोला तो वीडियोकॉन ही था। कौन सा वीडियोकॉन? तो कौन सा टीवी है तुम्हारे घर पे? सोनी, एलजी, सैमसंग, सोनी है अभी कहीं वीडियोकॉन? हाँ D2H। आप देखो कितना उसका रेंज चेंज हो गया है। बहुत 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 ये चीजें आपको मैटर करेगी। KBC बहुत अच्छा शो है ना? उधर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उधर भी FM लगाना पड़ता है। अमिताभ बच्चन जी को कितना पैसा जाता है एक शो का? वन शो ही अर्न्स crores of rupees। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहने दो, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी कंपनी का समझना पड़ता है। FM बिना तुम्हारी कोई कंपनी चलेगी, एक लिमिट तक चलेगी और उसके बाद वो बंद हो जाएगी। और ऐसे में आपको n नंबर ऑफ एग्जाम्पल दे सकती हूँ। वीडियोकॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर है। तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्च करो, लूप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्च करो, तुमको सबसे पहले आएगा वीडियोकॉन, फिर आएगा किंगफिशर, फिर DSK तो खैर पुणे बेस्ड है तो इतना देखने में नहीं मिलेगा तुम लोगों को। वीडियोकॉन बोलो, किंगफिशर बोलो, ये आपको देखने ही देखने मिलेगा। फेमस केस स्टडीज है। तुमने FM का लूप सर्च किया, मिस्टेक्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्च किया, डिजास्टर इन एनी कंपनी सर्च किया, डिजास्टर इन FM सर्च किया, तो तुमको ये आने ही वाले हैं। इसलिए मैं भी तुमको यही कंपनी के नाम बता रही हूँ, क्योंकि मोस्ट फेमस कंपनीज है उनकी मिस्टेक्स के लिए। उनकी मिस्टेक अब इतनी फेमस हो गई, इतनी फेमस हो गई है, कांट हेल्प। अब इतना पार्ट आपको लिखना है। आपका पेपर नंबर 10 कॉस्टिंग FM है। कॉस्टिंग 50%, FM 50%। So this is the index of your paper number 10 financial management, 50 marks का ये इंडेक्स है। सबसे पहला वाला चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्यों पढ़ते फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज अ प्योरली थियोरी चैप्टर। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग इज प्योरली थियोरी चैप्टर। ये दो ही है जो आपको थियोरी चैप्टर है। उसमें का भी पहला वाला आपका इंट्रोडक्शन है, उसका एज सच कोई लर्निंग एस्पेक्ट इतना बनता नहीं है, पर वी आर गोइंग टू डू इट इवेंचुअली। फिर आपका आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है, ऐसे एक वर्ड में नहीं उठा सकती, पर सिचुएशन का फायदा उठाना। अगर आपकी बिजनेस में ऐसी सिचुएशन है, सब मॉनिटरी वाइज है इधर, अगर आपके बिजनेस में ऐसी सिचुएशन है तो मॉनिटरी वाइज हम कैसे फायदा उठाएं, उसका क्या करना चाहिए। ये एक शब्द में लेवरेज नाम ही पहली बार सुना होगा। फायदा उठाना होता है बेसिकली सिचुएशन का। उसके बाद आपका 4th चैप्टर आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल वर्ड का मतलब क्या है? एग्जैक्टली वैसे डर जैसे नहीं करने का मेरे क्लास में, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो ना आप लोग। जो पैसा आपके बिजनेस में लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप जो पैसा लगा रहे हो ना बिजनेस में, उसका कॉस्ट कितना है देखना नहीं पड़ेगा। आप आपके बिजनेस में रिटर्न्स कमाते हो, आप नेट प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो, 5%, 10%, 15%, 20%। तो खर्चा कितना है वो भी देखेंगे या नहीं देखेंगे? तो आपके बिजनेस में कॉस्ट कितना है वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, मतलब कितना डेट हो, कितना लोन होना चाहिए, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होना चाहिए, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स होना चाहिए, ताकि वो एक बैलेंस्ड अप्रोच पे जाए। क्योंकि ज्यादा एक्सटर्नल डेट मतलब ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट,
पर ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डिंग मतलब उतना आपका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, क्योंकि कई कंपनी डूबी इनके वजह से भी है। कैपिटल स्ट्रक्चर, रिलायंस, विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल। रिलायंस के भी दो टुकड़े हैं, एक एट पीक, एक एट वर्स्ट। तो वो वर्स्ट क्यों है? स्टार्ट दोनों यहाँ नहीं किया था, इक्वल बंटवारा हुआ था दोनों भाई में, फिर एक इधर 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 और एक इधर इधर इधर। क्यों? कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रीजन है उसका। डिविडेंड डिसीजन, हमने डिविडेंड कितना लेना चाहिए, हमने डिविडेंड कितना देना चाहिए, हम कंपनी हैं अब, तो हम जो सोचेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो हमने कितना डिविडेंड देना चाहिए, मार्केट में कितना डिविडेंड बढ़ रहा है, कितना परसेंट होता है वो। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस। बेसिकली मैं आपको कई बार बोली हूँ कि एफएम में एक चैप्टर आता है जिसमें सिर्फ रेशियो है। आर रेशियो सो इम्पॉर्टेंट? आई एम आस्किंग, लाइक नेट प्रॉफिट रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गई है? बिजनेस की पोजीशन समझती है? सो हियर आर द रेशियोज। दो कंपनी के मैंने ओपन किए यहाँ पे, एक रिलायंस का है, दूसरा टाटा का है। तो तुमको समझ में आते वो रेशियो पे आएंगे हम पहले। तो आपको बेसिकली जो रेशियोज दिख रहे हैं ना यहाँ पे, सारे रेशियोज हमने पढ़ने हैं। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के पीछे कितना अर्न कर रहा है वो शेयर होल्डर, कितना अर्न कर रहा है? 49। ईयर वाइज डेटा दिया है आपको यहाँ पे, देखो मार्च 21 तक है। 49, 48, 55 कुछ दिया है। डाइल्यूटेड ईपीएस अभी तुमको नहीं समझेगा, कॉन्सेप्ट एक है, फाइनल में आएगा तुम लोगों को, सम्स रहते हैं इस पे बाकायदा अकाउंट्स के अंदर। फिर तुम आ जाओ इधर डिविडेंड पर शेयर, कितना डिविडेंड दे रहा है ये? 7 रुपीज एक शेयर के पीछे। पहले 6.5, 6.5 is 6, 11 भी दिया हुआ है। पीबीडीआईटी, पीबीआईटी, पीबीटी आपको भी समझेगा नहीं, 2 दिन दो सब समझेगा ये। अभी आपको पीबीटी क्या है यही नहीं पता है ना, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये वो वाले टर्म्स है। तो 2 दिन तो आपको सब समझने लगेगा। ये बार बार ये वाले प्रैक्टिकली देखने के लिए हम इधर आएंगे, हर एक इंडिविजुअली हर कंपनी का सीन देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहा है, तो अपने को ज्यादा बेटर एनालिसिस समझेगा। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 13% दिख रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13% थी मार्च 21 में। रिटर्न में रिलायंस पे हो भी, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इक्विटी है ना उस पर आप कितना कमा रहे हो। आपने इतना पैसा तो ले लिया सबसे, अब वो पैसे पे से आप कितना कमा के दे रहे हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, आपने बिजनेस में कितना पैसा डाल दिया, सब तरह से, लोन रहने दो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस, खुद का जो भी है, आपने इतना सारा पैसा डाल दिया है ना उसमें, तो अब आप उसमें से कितना कमा रहे हो। 100 रुपीज की एसेट डाले, 20 रुपीज आप अर्न कर रहे हो, 20% आपका रिटर्न ऑन क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या समझ रहा है तुमको कि आप जितना एम्प्लॉय कर रहे हो कैपिटल, उसके बदले आप 5.82 कमा रहे हो। 8, 9, 10 यानी ये साल इसका थोड़ा कम हो गया, बराबर है। रिटर्न ऑन असेट्स, जितना आपका असेट साइड होता है ना, वो असेट साइड की टोटल लेंगे, आपके सारे अर्निंग्स लेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे कि आप 50 लाख कमा रहे हो 10 CR पे, तो क्या रेशियो हो गया, मतलब तुमने जो असेट डाले बिजनेस में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड द कैपिटल एम्प्लॉयड? हम पढ़ेंगे एफएम में, तो जो तुम्हारे सवाल मन में आने चाहिए ना, ये सारे आंसर हम करेंगे जैसे जैसे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में सिखाऊंगी, जैसे जैसे मैं आपको रिटर्न ऑन एसेट सिखाऊंगी। टर्नओवर एसेट रेशियो रहता है, बहुत रेशियो है। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ना, ये सिर्फ रेशियो एनालिसिस है, और आपके एफएम में यही 3 इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर है, बाकी के सब छोटे चैप्टर है। तुम्हारा अगर मैं एफएम बांटू, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, छोटा 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 टॉपिक है। और कई बार अब तो जब से ऑनलाइन पेपर हुए, लेवरेज ऑब्जेक्टिव में आके खत्म हो रहा है, उस पर मेहनत ही नहीं हो रही 6 मार्क खर्च करने की। उतना छोटा चैप्टर है वो, उतना छोटे कॉन्सेप्ट है उसमें।
एक्चुअली जो दम वाले टॉपिक है वो 3 ही है, रेशियो, कैप बच, वर्किंग कैपिटल। इधर आओ, करंट रेशियो अभी तो तुमको समझेगा नहीं। अब हम आएंगे टाटा। टाटा मोटर्स भी समझते हो ना, अगेन अ वेरी गुड कंपनी। क्या इसका ईपीएस नेगेटिव दिख रहा है क्या? हाँ, ऐसे क्यों? तो क्या हम सिर्फ रेशियो की बेसिस पे कंपनी को जज कर सकते हैं क्या? अगर मैंने तुमको नाम नहीं दिखाया होता और सिर्फ 2 कंपनी दिखाई होती तो तुम बोलते ये बेकार है। सिर्फ रेशियो की बेसिस पे जज नहीं करना, इसलिए अपने को पूरा एफएम है ना। हम और भी तो तरीके देखेंगे जज करने के। रेशियो इज वन ऑफ द टूल्स, ये जो है ना रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वन ऑफ द अदर बहुत टूल्स है ऐसे। इधर आओ, डिविडेंड पर शेयर 0 0 0 0 0, क्या डिविडेंड नहीं दे रहा है? ओके, यहाँ पे आओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नेगेटिव है, इसका मतलब लॉस हो रहा है क्या? हाँ, पर देखो 16 नेगेटिव से 5 नेगेटिव हुआ है क्या? मतलब इस साल बेटर है पिछले साल से। अगर कोई कंपनी में लॉस हो रहा है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, डोंट जज इट इमीडिएटली, देखो पहले कंपनी कौन सी है। अभी तुमको नाम पता है इसलिए तुमको पता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, बराबर है। अभी अगर इसलिए भी हो सकता है कि उसने कोई बड़ा वेंचर लॉन्च किया होगा। अगर मेरे ए बी सी डी 4 है प्रोडक्ट है, चारों से आई एम अर्निंग वेल इनफ, तो मैं एक ई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, ई डाइवर्सिफाई कर रही हूँ, वहां पे मेरे को पता है 2-3 साल लॉस होगा, तो ए बी सी डी को पाला क्यों है इतना? वो प्रॉफिट वो इधर दे देंगे थोड़े टाइम के लिए, मतलब नलिफाई होगा ना उनका बिजनेस, दिखेगा कुछ टाइम लॉस, क्या फर्क पड़ रहा है? बाद में ई भी तो मल्टीप्लाई करना चालू करेगा, ये भी तो एक स्ट्रैटेजी है, समझ रहे हो? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव, रिटर्न ऑन एसेट नेगेटिव, ये सब नेगेटिव है। नीचे का तुमको अभी इमीडिएटली चीजें समझेगी नहीं, बट हम यहाँ पे बार बार आते रहेंगे ताकि मैं आपको एक एस्पेक्ट समझाऊं। ये था आपका फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, जिसके अंदर आता है रेशियो एनालिसिस। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब कैपिटल बजटिंग बोला जाता है उसको। उसका मतलब क्या? आपके पास मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन ए 8 साल चलेगी, मशीन बी 10 साल चलेगी। मशीन ए 50 लाख की है, मशीन बी 70 लाख की है। मशीन ए से महीने के आपको 10-15 हज़ार आएंगे, मशीन बी से 20-25 हज़ार आएंगे। कौन सी मशीनरी पे जाना चाहिए? क्यों? ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा खर्चा भी हो रहा है ना, ज्यादा साल भी चल रहा है, तो हम यूं ही देखेंगे क्या? अच्छा, एक मस्त वाला कॉन्सेप्ट बता दिया मैं आपको। आज टुडे तुम्हारे पास, मान के चलो तुम बहुत बड़े आदमी हो एंड औरत, यानी विमेन आई से विमेन, ऐसे अब आपने मान लिया आपके पास रखे हुए हैं 10 लाख, ठीक है? यूं ही मतलब तुम लेके आए हो तुम्हारे बैग में, हमको 10 लाख देने किसी को इंटरेस्ट पे, तुम वो इंटेंशन से लेके आए हो कि हम किसी को आज देंगे और इस पे हम पैसिव इनकम चालू करेंगे। पैसिव इनकम का मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ रहा है, पैसा अपने आप आएगा। और आपने जिंदगी में आपके टारगेट रखना चाहिए आपकी पैसिव इनकम कम से कम 5 लाख हो, कम से कम, ताकि आप आगे जाके कुछ ना भी करे तो 5 लाख आनी चाहिए महीने की। मतलब डोंट डू एनीथिंग बट 5 लाख शुड कम इन योर हैंड्स एवरी मंथ, ऐसे टारगेट रखो। 5 लाख तो मैंने आपको अमाउंट बोला है अभी के लिए, तुम ऐसे ह्यूज टारगेट रखो। वंस यू स्टार्ट अर्निंग, एक बार आप आपकी अर्निंग चालू करते हो 20 साल 25 साल 30 साल, मतलब 30 साल तक भी मत जाना, 27 28 30 ले लो, चलो मैक्स 30 तक तुमने तुम्हारी पैसिव इनकम चालू कर देनी चाहिए। चालू ही 5 लाख से थोड़ी होगी। पैसिव इनकम के जरिए क्या होते हैं बताओ? रेंट होता है, आपने प्रॉपर्टी बिल्ड कर ली या प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आपने उसको रेंट पे दे दी है, अब पैसिव इनकम हो गया ना, वो रेंट पे जा रहा है। एक बड़ी प्रॉपर्टी बिल्ड कर दी, हॉस्टल बना दिया, रेंट पे दे दिया, तुम्हारा रिटायरमेंट प्लान होता है वो। ये पैसिव इनकम होती है, मतलब तुमको सर्वाइवल की लड़ाई नहीं करनी है भर दिन जाके। अब तुम अगर काम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कर रहे हो, यूं ही तुमको पसंद है इसलिए कर रहे हो। पैसिव इनकम का टारगेट आपने आपके दिमाग में रखना ही चाहिए,
तब जाके आप वैसे अर्निंग चालू करोगे, तब जाके आप उतना काम करोगे। पहले 10 साल ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है अगर तुम खुद को वहाँ देखना चाहते हो तो। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव एन एवरेज लाइफ देन गो फॉर एवरेज जॉब। यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, तुम चाहते हो कि तुम्हारे 35 के एज में तुमको 5 से 10 लाख महीने के पैसिव इनकम आए। अब मेरे को हर दिन यहाँ पे आके परफॉर्म कर रही हूँ, पर मेरे को सर्वाइवल के लिए नहीं करना है। आई लाइक दिस, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। ऐसा इतनी गरज नहीं पड़ी कि अगर मैंने आके परफॉर्म नहीं किया तो अब कुछ खाने कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारा आराम से मेंटेन हो जाएगा, उतनी अर्निंग तुमको महीने की आनी चाहिए। फिर अब जो तुम कमा रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारी इच्छा से कर रहे हो, तुमको पसंद है इसलिए कर रहे हो, बराबर है। हम भी इधर परफॉर्म करते हैं आके, फाइट फॉर सर्वाइवल नहीं है। वी लव, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग। आकाश सर के और 1 2 3 4 बिजनेस है, इधर भी फाइट टू सर्वाइवल नहीं है। अभी पैसिव इनकम क्रिएट होनी ही चाहिए तुम लोगों की एक एज पे जाके, और वो एज पे जाके नहीं सोचना पड़ता है, वो इन एडवांस प्लान करना पड़ता है। अगर आपने आज जब भी आपकी जॉब स्टार्ट हो रही है उससे पहले एक टारगेट लेके चलना है। तुम एक तो काम ही ऐसा करो, यूं ही 9 to 5 के पीछे भागने का नहीं, खुद का काम ऐसा देखो जहाँ पे तुमको इनिशियली करना पड़ता है सब। स्टार्टिंग में 1-2 साल करोगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ढूंढना खुद के काम में, एडिशन नहीं ढूंढना। एडिशन से क्या होगा ना 15 लाख से आपकी सैलरी चालू होगी, 15 से 20, 25, 30 मैक्स। 30 से ज़्यादा तुम डायरेक्टर भी बन जाओ क्या, कौन से कंपनी में तुमको 30-40, रेयर केस में, रेयरेस्ट कंपनी में क्रोर्स में चले जाती है सैलरी, है ना। उसके लिए कंपनी बहुत बड़ी चाहिए, तुम बहुत बड़े पोस्ट पे चाहिए, तुमने बहुत देना चाहिए इतने साल, वो रेयरली हैपन होता है। बराबर, मैं ऐसे नहीं बोल रही जॉब मत करो, डू समथिंग डिफरेंट जिससे तुम्हारे पास पैसा उतना मल्टीप्लाई हो। ऐड नहीं करना कभी भी, ऐड करते हो तो एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है। आप 30, 40, 50 लाख पर ईयर, अभी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, 50 लाख साल के किसको बोलते हैं, हम क्या कुछ नहीं करेंगे उसमें यार, इसके लिए थोड़ी हम इतना पढ़ रहे हैं। यू शुड बी अर्निंग इन क्रोर्स, क्रोर के नीचे बात होनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए तुम इतना पढ़ रहे हो। तो तुमको तुम्हारी जो इनकम है, पैसिव इनकम जो बोलते हैं, वो चालू करनी चाहिए एक एज तक। ये तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए, तब वो मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, फिर मोटिवेशन आएगा काम करने का। अब कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, 10 लाख है, ये 10 लाख अभी तुम लेकर आए हो ना, हाँ बोलो यार लेकर आए हो। अब ये 10 लाख तुम, बाकी के लोग खड़े, मेरे को 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तुमने एक को 10 लाख दे दिए, और तुमने क्या बोला 5 साल के लिए ले लिए, 5 साल बाद मेरे को 10 लाख वापस दे देना, ऐसा करेंगे? नहीं, क्यों? पैसा नहीं वापस चाहिए, इंटरेस्ट लेंगे। क्यों लेंगे इंटरेस्ट? यूज किया ना पैसा, मतलब आज का पैसा महंगा है, टूडेज वैल्यू ऑफ मनी इज कॉस्टलियर। आगे जाके पैसे की वैल्यू कम हो रही है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है ना, पैसे की वैल्यू कम हो रही है ना। तो आज का 10 लाख 5 साल बाद 10 लाख थोड़ी रहेगा, ज्यादा रहेगा, ये तो आप समझते हो, है ना। इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। अब आप मशीन लेने जा रहे हो, मशीन में आपने आज खर्चा किया ना, मैंने आपको कितना बोला था 50 लाख और 80 लाख की मशीनें दो। आज एक मशीन में 50 लाख डालोगे, या तो दूसरी मशीन में 80 लाख डालोगे, पर उसकी जो इनकम मिल रही है वो फ्यूचर में मिल रही है ना आपको, उसको प्रेजेंट पे लाके देखना पड़ेगा ना कितना है। फ्यूचर में 20,000 दिख रहा है, फ्यूचर का 20 है ना, वो आज तो कम हो जाएगा, बराबर है ना। क्यों कम होगा? देखो यहाँ पे 12 लाख दिख रहा है, लेकिन आज को लेके आए तो 10 लाख ही हो रहा है ना। वो आज का पैसा महंगा है, आज 10 लाख है, आगे जाके तुम उससे ज्यादा क्यों ले रहे हो भाई? अब 10 लाख की वैल्यू कम हो गई है, तेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 12 लाख ले रहे हो। वैसे तब तुम 20K पर मंथ वो मशीनरी से अर्न करेंगे क्या? हाँ, पर वो 20K जब यहाँ तक आएगा 20 रहेगा क्या? कम होगा ना। तो वो चेक करना पड़ता है हमको कैपिटल बजटिंग में। ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू आइडियली तुम्हारे फाउंडेशन में रहना चाहिए था। जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो ना, उसी का बच्चा आगे विकासित होकर एन्युटी बोला जाता है उसको, जो तुम्हारे सीए फाउंडेशन में है और सीएमए के अंदर नहीं है। मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं सीएमए को एन्युटी नहीं पढ़ाती, क्योंकि आगे जाके तुमको लगता है, ये आज भी लगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, या आगे जाके तुमको एफएम में भी लगेगा फाइनल लेवल पे आके, और आगे जाके प्रैक्टिकली भी लगता है।
मेरे को पता है कि जो प्रीमियम्स होते हैं LIC वगैरह, वो बोलते हैं कि तुमको एट द एज ऑफ 50 तुमको इतने लाख मिल जाएंगे, 1 CR मिल जाएगा, तब 1 CR मिलेगा। आज का वैल्यू कितना, ये मेरे को भी तो समझ में आना चाहिए ना, या तुम ऐसे ही ब्लफ होते जाओगे, ऐसे ही तो स्कैम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है और ये तुमको पता रहना चाहिए। तुमको सिर्फ इतना पता है इंटरेस्ट लगता है, भाई इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि ओवर द टाइम मनी का वैल्यू कम हो रहा है इंडिविजुअली। जो आज 1 रुपए का, जैसे घर वाले बोलते होंगे तुम्हारे पेरेंट्स, कि तब 1 रुपए में क्या क्या नहीं मिलता था, अभी मिलता है क्या? 1 रुपए की वैल्यू ही कम हो गई है ना अभी। पहले 1 रुपए बहुत कीमती था उन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए है क्या? इधर इधर कहीं तो होंगे 1 रुपए, होंगे भी या नहीं 1 रुपए, है ना। वी डोंट काउंट इट एज मच। 100 रुपी नोट और 1 रुपी नोट को डिफरेंशिएट करते हो ना। तुम्हारे घर वालों के लिए 1 रुपी 100 रुपी था, लेकिन अब नहीं है। पैसे का वैल्यू कम हुआ है, इसको प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एज वेल एज प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं जो आपको टर्म्स बता रही हूँ, ये मैं सिर्फ सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं बता रही हूँ। आपको समझना है एवरीथिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द जर्नी ऑफ FM हैज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ एज वेल। यू हैव टू रिमेंबर सच थिंग्स। हम जनरली भी बात करेंगे एकेडमिक्स के अलावा भी। रीजन बीन, ये जो चीज़ है यार, ये तुमको कोई नहीं बताएगा बाहर जाके, वो तुमको LIC वाले भैया भी नहीं बताएंगे कि देखो ऐसा होता है, फ्यूचर में वैल्यू कम हो जाता है, इसलिए तुमने ज़्यादा देखना चाहिए। नहीं तो पता चला तुमने आज कितने लाख डाल दिए, 50 लाख की पॉलिसी ले ली, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि तुमको 20 साल बाद ये 1 CR हो जाएगा, तो पैसा तो डबल हो रहा है ना। कौन सा इंटरेस्ट पैसा डबल करके देता है? कहीं नहीं होता है। 100% इंटरेस्ट कहाँ पे? पर तुमने देखा 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 देखा, फिर तुमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला उसका। फ्यूचर का 1 CR है ना, आज का कितना देखना पड़ेगा ना, 50 लाख से ज़्यादा है या नहीं है। अगर वो आज का, तुम जब उसको पीछे लेके आते हो ना, पीछे कैसे लाना है मैम, वो मैं सिखाऊंगी ना। आई विल टीच यू द प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। पर जब हम उसको पीछे लेकर आएंगे, तो क्या वो 50 लाख से ज़्यादा है या 50 लाख से कम है, वो देखना पड़ेगा। जब आप उसको पीछे लेकर आते हो ना, तो मान लो वो 60 लाख है, मतलब आपने इफेक्टिवली कितना लाख इंटरेस्ट कमाया? 10। 50 का कितना हो गया? 60। तब वो दिखने को 1 CR दिखेगा, पर वो 1 CR की खुद की वैल्यू भी तो कम हो गई है ना, समझ रहे हो। और लेकिन अगर ये 40 लाख की निकल गया, तो बेटा फिर नुकसान हो गया है आपका। आपने 50 भरे थे, जब आप 1 CR ले रहे हो, 1 CR की वैल्यू ही 40 लाख है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। 100 रुपये लेंगे आप, कितने रुपए? 100, ठीक है। 1 2 3 4 5th ईयर, 10% का इंटरेस्ट रेट है। ये जो 100 रुपीज है ना, ये फ्यूचर के 100 रुपीज है, फ्यूचर के 100 रुपीज है, 10% इंटरेस्ट रेट है। आज का वैल्यू कितना, हमको ये निकालना है, बराबर है। सब लोग खुद के हाथ में कैलकुलेटर लेंगे, एवरीवन ऑन कैलकुलेटर। देखो 100 ये फ्यूचर का पैसा है, 5 साल बाद मिलेगा। आज का पैसा कितना, उसके लिए हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 110। ये 10 कहाँ से आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 100 को डिवाइड करेंगे 110 से, 0.90 आ रहा है क्या? चेक करो। एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू किया, क्या दिख रहा है फिगर? 0.62092। ये 5th ईयर का एन्युटी फैक्टर बोलते हैं इसको। 5 बार किया ना, एक बार इंटू किया हमने, देखो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब इसको मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितना पैसा था 100 रुपए। कितना हो रहा है ये? 62.092। मतलब जो फ्यूचर का 100 दिख रहा है ना, वो आज का 100 नहीं है, आज का कम है, 62 रुपीज है। ये जो चीज मैंने की है ना, तुमको अभी नहीं समझेगी ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तुमको अभी सिखाई नहीं है। मैंने सिर्फ तुमको एक कैलकुलेशन दिखाया है कि ये जो 100 है उसका आज का वैल्यू कितना है? 62। हम सीखेंगे
ये जो चीजें हम बहुत डिटेल में सीखने वाले, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना। पहले मैं ऐसे ही बेसिक सम्स लूंगी, उसके 100 200 500 वाले, ये सब आपके हो जाते हैं ना, उसके बाद हम वो चैप्टर पे शिफ्ट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे क्या? हमको तो समझा ही नहीं वो कैसे हुआ, मैंने समझाया क्या? मैंने सिर्फ तुमको बोला इतना करो, तुमने उतना किया। मेरा टर्न ये पार्ट समझाने का थोड़े टाइम बाद आएगा, जब तुम थोड़े से विकसित हो जाओगे एफएम में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के लो कि 100 रुपए वैल्यू था, मैम ने कुछ तो कैलकुलेशन किया, हमको नहीं समझा पर कुछ तो किया है, लेकिन क्या समझ गया उसके बाद कि उसका आज का वैल्यू कितना है 62। समझ में आई ये बात? पक्का? तो पैसे की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? इसीलिए तुमको क्या लगाना पड़ता है, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। तो एक चैप्टर ही पैदा कर दिया उसके लिए, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। ये कैपिटल बजटिंग आपको सिखाएगा कि कौन सी मशीनरी चूज करनी चाहिए, कब कौन सी मशीनरी रिप्लेस कर देनी चाहिए। ये कहाँ से आएगा आपका? कैपिटल बजटिंग से। फिर आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? पैसा काम कर रहा है, बाकी क्या पैसा सो रहा है? डे टू डे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है। एग्जाम्पल, आप ट्रेडर हो, आप माल खरीदते हो, माल बेचते हो, ठीक है। अब आप जब माल खरीद रहे हो तो उसको पैसा दे रहे हो ना, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? तो डे टू डे लग रहा है ना वो पैसा। फिर आप जब माल बेच देंगे तुम्हारे पास वो पैसा वापस भी तो आएगा, 3-4 महीने बाद सही, 6 महीने बाद सही, पर आएगा पैसा वापस। तो डे टू डे में उतना टेम्पररी पैसा लग गया ना, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन योर बिजनेस जस्ट फॉर अ साइकिल। जैसे कि एक डेट, अभी अपन ऑर्गेनाइजेशन है, हम कुछ बनाते हैं, वो बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले बाहर से रॉ मटेरियल लिया, हमने उसको इमीडिएटली पैसा नहीं दिया, मान लो 1 महीने बाद हम उसको देंगे। 1 महीने बाद जब तुम उसको पैसा दोगे, वो जो पैसा तुम्हारे पास लौट के आएगा ना, कैसे? तो वो माल बेचेंगे आगे, तो बेच के तो तुमको पैसा मिलेगा ना। तो क्या ये परमानेंटली इन्वेस्ट हो गया क्या पैसा इन द बिजनेस? ये टेम्पररी इन्वेस्ट हुआ है टिल द टाइम व्हेन यू गेट द मनी बैक फ्रॉम द कंज्यूमर, राइट? अभी तुम यहाँ पर है, दिस, तुमने इससे माल लिया, ये लो, इससे तुमने माल ले लिया एक डब्बा, इसके तुमने कितने लाख दिए? 10 लाख। आगे जाके तुमने उसको 15 लाख में बेचा। ये प्रोसीजर को 6 महीने लग गए, तो 6 महीने के लिए तुम्हारे 10 लाख इन्वेस्टेड इन द बिजनेस थे ना। 6 महीने बाद ये 15 लाख दिए ना उसने, तो आ गए ना तुम्हारे पास तुम्हारे पैसे। तो ये जो अमाउंट ऑफ मनी है, ये सिर्फ एक साइकिल तक इन्वेस्टेड होता है। एट द एंड ऑफ साइकिल यू गेट योर मनी बैक। अनलाइक कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट हो जाता है, खो जाता है वो बिजनेस में, बराबर है, मतलब जमा हो जाता है, यू कैन नॉट टेक इट बैक एवरी टाइम। लेकिन वर्किंग कैपिटल इज द मनी which is needed for day to day running of the business and you get it back at the end of the cycle। तो हमने कितना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेस के खर्चे भी बड़े होते हैं, क्रेडिटर डेटर दोनों हैं। अगर कोई हमको उधार पे दे रहा है तो हम भी किसी को उधार पे दे रहे हैं। तुम अगर सामान उधारी पे ला रहे हो तो सामने वाला भी तो तुमसे उधारी पे मांगेगा ना। ये क्या कैश पे थोड़ी चलते हैं। जो भी बड़े बिजनेस है उनका एक पीरियड होता है बिल खत्म करने का, लाइक 30 डेज 40 डेज 50 डेज, तो उनका पैसा उतने दिनों बाद आता है। तो उतने पीरियड के लिए क्या, तो हमको कितना पैसा लगेगा वो सिखाएगा ये चैप्टर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपको आपका इंडेक्स समझ में आया क्या? अभी हम YFM कंप्लीट नहीं किए हैं कि FM क्यों पढ़ेंगे, वो जैसे आज डिस्कशन चला वो और थोड़े दिन चलेगा। पहले आप समझो कि हम क्यों पढ़ रहे, फिर ही मैं आपको चैप्टर पर लेकर जाऊंगी। तब तक तुम सिर्फ इंडेक्स को देख के समझो कि हमको पढ़ना कितना है, क्योंकि अगर मैं आज तुमको इंडेक्स नहीं बताती तुम रात में सो नहीं पाते ये सोच के कि यार FM में पढ़ना कितना है, मतलब क्या है सिलेबस में। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तुम्हारा, इसलिए मैंने आज वो क्वेश्चन को पहले डील कर लिया। अब तुम शांति में मेरे को आगे सिखाने देंगे, ऐसा है। अब आपका जो FM का सिलेबस है या आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो 2 टुकड़ों में बढ़ता है। FM के 2 टुकड़े होते हैं। पहला होता है
प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, बहुत इंग्लिश हो गई, हाँ भी बोलता है। हर बार हर किसी को हाँ बोलोगे तो कैसे चलेगा, इसलिए तुम फंसते हो, समझता ही नहीं है। देखो इसको, ये लेने का, थैंक यू। अब यहाँ नहीं बोलेंगे हर किसी को, मैं फिर भी बोलूंगा मैम, ऐसे थोड़ी होता है यार। नहीं, अभी तक उसको सोचना नहीं, अभी तक तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सोचने की बारी आएंगी तब देखेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। दूसरा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट जो इतनी बड़ी इंग्लिश होगी, इसका मतलब क्या हो गया? लाना, प्रोक्योर करना। आप कस्टमर प्रोक्योर करने जाते हो, नहीं नहीं जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोक्योर, इतने टेंशन में सब देख रहे, हम तो नहीं जाते मैम कहीं। प्रोक्योर का मतलब होता है लाना, टू ब्रिंग इनटू द बिजनेस, मतलब टू ब्रिंग। यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स है, आपको आपके बिजनेस के लिए पैसा लाना पड़ेगा, सारा खीसे से निकाल के नहीं दे सकते। यू हैव टू ब्रिंग द फंड्स। अच्छा, अपने को छोटी टपरी थोड़ी खोलनी है, किसी से निकाला हो गया काम। यू हैव टू ब्रिंग द फंड्स फ्रॉम आउटसाइड। कि क्या क्या प्रकार के, मतलब व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू ब्रिंग द फंड्स? बैंक से लोन, यस, एंड कौन इन्वेस्टर्स? फिर फ्रेंड्स, मतलब तुम्हारा मतलब है जो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स। और और क्या तरीके हैं पैसे लाने के? अभी मैंने बोला जाओ कंपनी खोलो और 1 CR कलेक्ट करो। तो घर घर जाके तो कलेक्ट नहीं करेंगे हम। स्कूल में हुआ होगा ना, वो एक कलेक्शन के लिए भेजते थे, कितने रुपए दे दो, क्या था उसका नाम यार, आई डोंट रिमेम्बर, दे यूज्ड टू सेंड यू विद अ स्लिप, यहाँ पे नाम लिखने का। हाँ, गए हो क्या? पर हम हमारी कंपनी के लिए ऐसे नहीं जाएंगे, है ना? मेरी कंपनी खोलनी है, प्लीज थोड़े पैसे दे दो ना, मेरी कंपनी बहुत बड़ी होने वाली है, I'll give you 10% ज्यादा, तभी थोड़े से पैसे दे दो। ऐसे नहीं कर सकते। तो कैसे पैसा लाएंगे हम हमारे बिजनेस के लिए? सेल्फ डालना है, चल सेल्फ डाल दे। अभी भी मेरी खत्म नहीं हो रही डिमांड, आई नीड मोर। तुमने IPO नहीं सुना है कभी? फिर सुन के छोड़ दिया। हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे क्या? शेयर होल्डिंग क्रिएट नहीं करेंगे क्या? शेयर होल्डर्स बराबर है इक्विटी, प्रेफरेंस दोनों आ जाएंगे इसमें, मान लो डेट, डिबेंचर्स, ये सारे तरीके होते हैं प्रोक्योरमेंट के। ये जो है ना, इसका मिक्स एंड मैच को कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब इसमें से सारे यूज करे या कोई एक आधी दो में काम हो रहा है तो काम खत्म करे, काम खत्म करे, सारे नहीं यूज करने के। मेरे टोन पे मत जाया करो, मैं दोनों तरीके से ब्लफ कर सकती हूँ। टेल मी थ्रू योर माइंड, नॉट लुकिंग एट माय फेस। सारे यूज करेंगे क्यों? सब जगह से मिल रहा है तो सारा पैसा लो ना। मेरी जरूरत में ना 2 लोग भी फुलफिल हो रहे हैं, सब में से मैं 10-10 टक्का लूंगी, ये भी चलेगा। फिर इसीलिए आप एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या नाम है जिसका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका कैपिटल कैसा हो जो सबसे सस्ता हो? तो इनमें से सबसे सस्ता कौन, देखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? सबके कॉस्ट तो अलग अलग है। अब आप यहाँ पे एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर।
आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, कितना लोन बाहर का हो, कितना शेयर होल्डिंग होना चाहिए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स में बेसिकली आपका इंडेक्स जो है ना वो डिवाइडेड है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स बताता है पैसा कहाँ से लाना चाहिए और कैसे कैसे लाना चाहिए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे कि लेवरेज, जो मैंने आपको बोला एक शब्द में नहीं बोल सकते, बस इतना याद रखो, फायदा उठाना इस सिचुएशन का, ठीक है। ओके, और कौन बचा है तुम्हारा? ये जो एक टाइप्स ऑफ फाइनेंस है ना थ्योरी वाला चैप्टर, वो भी इसमें ही आएगा, जो आपको बताएगा कि हमारे पास कितने कितने प्रकार के फाइनेंसेस है, फिर हम उसमें से फाइनेंस लाएंगे ना हमारे बिजनेस में। फिर दूसरा आता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। पैसा आ गया हमारे पास और बहुत पैसा आ गया है, अब उसको सही यूटिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो गेम, हमने लोगों से पैसा ले लिया, बिजनेस में सही डाला नहीं, अब बिजनेस में भी लॉस, उनको भी पैसा रिटर्न करो, बहुत बड़ी लायबिलिटी है ना। तो अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पैसे को सही से यूटिलाइज करना। इसके लिए भी तो, इसीलिए तो आपको चैप्टर दिया है ना। जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आपको आपका पैसा देखना, डिविडेंड डिसीजन, राइट। और कौन सा बचा तुम्हारा? ये कैपिटल बजटिंग, जो आपको बताता है आपका पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, बोथ गोज हैंड इन हैंड। एक भी जगह गलती, बिजनेस में गलती, और बिजनेस में गलती अफोर्डेबल नहीं है, सॉरी बोल के नहीं चलता, पैसा लगा है उधर, बराबर है ना। हर चीज सॉरी से नहीं होती है ना। अब यहाँ पे तुम सॉरी बोल दोगे इन्वेस्टर्स को, सॉरी यार गलती हो गई, अगली बार नहीं चलेगा ना। पैसा, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड दैट इज व्हाई व्हिच आई वाज सेइंग इन द स्टार्ट, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच वेंट बैंकरप्ट। उनकी कहीं तो यहाँ इनमें से एक गलती है, एफएम नहीं पढ़े होंगे ज़्यादा, या अप्लाई नहीं किए होंगे, या भूल गए होंगे, कुछ तो हुआ होगा ऐसा, इधर उन्होंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया है, जितना करना चाहिए था उतना इधर का ये नहीं लगाया, क्या बोलते, दिमाग नहीं लगाया है। अभी जैसे तुम बहुत बड़े हो जाते हो, तुमको लगता है हम बहुत बड़े हो गए, हमको इस सब की जरूरत नहीं है, गलत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको मरते दम तक पैसे की जरूरत रहने वाली है। कई बार क्या होता है ना, लोगों के पास बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, उनको लगता है हमारे पास इतना पैसा है कि वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं मार्ज, और फिर वो मार्च की वजह से दे स्टार्ट स्पेंडिंग द मनी टू मच। आई एम टॉकिंग अभी इंडिविजुअली। और आप इतना पैसा खर्च कर देते हो कि तुमको समझता ही नहीं कमाया हुआ कहाँ गया, फिर तुम बड़े इंसान नहीं बनते हो, फिर तुम एवरेज में ही रह जाओगे। तो एवरेज में रहना है तो ये सब मत करो यार, फिर हमने सिर्फ बीकॉम देना चाहिए। इसीलिए ये पूरा सिलेबस जो है इंडिविजुअली भी आपको बहुत ग्रो करवाएगा, आपके एंगल को, माइंड सेट को, एटीट्यूड को, थोड़े एम्बिशन दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि तुमको वहाँ पहुँचना है, इतना कमाना है। दिस ऑल गोइंग टू हैपन, टेक इट पॉजिटिवली सो दैट यू इम्प्लीमेंट इन योर ओन लाइफ as well as we score 80+ in costing FM। आपको पता है हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, OMO, मतलब ग्रुप 2 ग्रुप 1 दोनों की बात करूँगी, ग्रुप 1 में भी तुमको कॉस्टिंग में 80+ लाना है, जो और 10-15 दिन में तुम्हारा टारगेट बढ़ने वाला है। थोड़ा सा, थोड़े और मार्क्स में तुमको प्लीज़ थोड़े मार्क्स दे दे, ऐसे करना पड़ेगा। फिर बीट योर ग्रुप 2 का OMSM, बीट योर ग्रुप 2 का कॉस्टिंग FM। मेरे सब्जेक्ट 80 से ज़्यादा लाने ही है, मतलब मेरा नाक मत क्या बोलते खराब करो, इट इज़ मस्ट। इफ यू आर स्टडिंग विद मी माई सब्जेक्ट, यू हैव टू ब्रिंग 80+ एंड वी विल ब्रिंग इट टुगेदर, डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू, यू फॉलो। मार्क्स आएंगे, आ चुके हैं, 90 मार्क्स भी आए कॉस्टिंग FM में, तुम भी ला सकते हो। 90-91 उसका भी हाईएस्ट है, 90-91 OM का भी हाईएस्ट है, 85-88 कॉस्टिंग का भी हाईएस्ट है, तो तुम भी ला सकते वो मार्क्स। तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ठीक है। आई से यू डू, इतना फॉलो करेंगे तो अपने मार्क्स आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका कुछ बताया प्रोक्योरमेंट में, कुछ बताया यूटिलाइजेशन में, और हमको ये लिखना भी पड़ेगा, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फिर कल मैं आपके कुछ केस स्टडीज लूंगी।
ज्यादा नहीं पढ़ना है, देखो छोटा सिलेबस है यार, कंपैरेटिवली तो छोटा है, जिसमें मैंने आपको बोल दिया ये 4 चैप्टर तो तुच्छ है, जो है दम वो 3 में ही है। एक रेशियो रह गया ना अपना, रेशियो एक्चुअली यूटिलाइजेशन में नहीं आता है, मिसलेनियस कैटेगरी है वो, उसका खौफ ही अलग है, समझेगा आपको। डन। कैसा लग रहा है वैसे सब्जेक्ट? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? पैसा बोलता है, द सब्जेक्ट इज गोइंग टू डू दैट, money is going to speak, scream, shout. Done क्या? So we are done for today. See you all tomorrow. Starting with a new case study. थोड़ा और FM को जानेंगे, समझेंगे, और चैप्टर तो परसों से प्रोबेबली अपना स्टार्ट होगा, नॉट टुमारो ऑल्सो। कल थोड़ा और FM का वाई वाला एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ओके ठीक है, अभी इंडेक्स को लेके शांति हो गई है सबको? ठीक है, बाय बाय।